पीयूष राजभदानी। आज हम लोग लाए हैं कि आप अगले जो जेईई मेन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उसमें आप केमिस्ट्री को किस डायरेक्शन में रिवाइज करें, या आप जो अप्रैल का अटेम्प्ट देने जा रहे हैं उसमें किस तरीके का आप क्वेश्चंस, किस चैप्टर को वेटेज आप दें, किसको अपने रिवीजन प्लान में शामिल करें और किसका रिवीजन किस तरीके से करें। तो नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि केमिस्ट्री का जो वेटेज होता है तीनों पार्ट का इक्वल 33% होता है, लेकिन पिछले 2 सालों में लगभग 48 सेट जेईई मेन का एग्जाम हुआ है। उसमें से अगर हम एनालाइज करें तो फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा जो वेटेज देखने को मिल रहा है 37%, वो इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। तो जो इनऑर्गेनिक है वो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 सालों में पूछे गए हैं, जो है 530। उसके बाद हम बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री, और उसके बाद बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इस एनालिसिस में आप ये भी देखिएगा कि कुछ जो ट्रेडिशनल चैप्टर्स हैं, थर्मोडायनेमिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम, उसके वेटेज थोड़े से कमे हैं कंपेयर टू जो नॉन ट्रेडिशनल चैप्टर है, जो एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर है। आपका सरफेस केमिस्ट्री हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, ये सब पे हमें फोकस करना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री पे। अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 2 सालों में 48 सेट में, वो है स्टैकियोमेट्री का, जो कि 80 क्वेश्चंस है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि पर सेट जेईई मेन में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन स्टैकियोमेट्री का पूछा जा सकता है। इस स्टैकियोमेट्री में मैंने मोल कॉन्सेप्ट और रिडॉक्स रिएक्शन दोनों स्टैकियोमेट्री को शामिल किया है। बहुत ही आसान से क्वेश्चंस होते हैं, सिंपली आप कैलकुलेशंस करके इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में टोटल क्वेश्चन 48 सेट में 54 पूछे गए हैं। इसका मतलब है कि 1 से 2 क्वेश्चन हम अपने जेईई मेन के सेट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से। तो 1 से 2 क्वेश्चन में ज्यादातर क्वेश्चन ये भी देखने को मिला है ड्यूरिंग एनालिसिस कि क्वांटम नंबर वाले पार्ट से 1 क्वेश्चन होता है और 1 क्वेश्चन बोर मॉडल्स, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये भी एक ओवरऑल एक अच्छा वेटेज वाला टॉपिक है। इसे भी आप अपने रिवीजन प्लान या अपने स्टडी प्लान में शामिल करें। उसके बाद सॉल्यूशन बहुत ही आसान टॉपिक्स है। इसके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं। इससे भी हम 1 से 2 क्वेश्चन तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम में। उसके बाद हम देखें तो केमिकल काइनेटिक्स से 40 टोटल जो होता है 49 क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो 1 क्वेश्चन हम केमिकल काइनेटिक्स से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री में 46 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जबकि यहीं पर देखें कि जो सरफेस केमिस्ट्री है उसमें 46 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बच्चे थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री खूब पढ़ने में लगे पड़ते हैं, लेकिन सरफेस केमिस्ट्री बहुत ही लो इनपुट वाला चैप्टर है और हाई आउटपुट मिल सकता है हमें, और बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर है। आप इसे एनसीईआरटी से तैयार कर लें, आराम से 1 से 2 क्वेश्चन तक आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इस चैप्टर को कभी नजरअंदाज ना करें, आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए सरफेस केमिस्ट्री जो होता है उसका क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है कंपेयर टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आयनिक, है ना। तो हमें वेटेज ऐसे टॉपिक को जरूर तैयार करना है। उसके बाद ये सब चैप्टर भी हम लोग करते ही हैं अपने प्रिपरेशंस के दौरान। उसके बाद हम बात करें तो सॉलिड स्टेट एक बहुत इजी टॉपिक्स है, आप इसको आराम से कर सकते हैं, इसे नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। 1 क्वेश्चन आपको सेट में ये देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक का वेटेज पिछले कुछ दिनों में काफी बढ़ा है। अगर हम बात करें तो ब्लॉक केमिस्ट्री जो है, मेटालर्जी है, इसे आपको एनसीईआरटी से करना चाहिए। मैंने पाया कि ड्यूरिंग सारे सेट के एनालिसिस में मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं जेईई मेन के एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछे गए हैं। हाँ, बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में थोड़े से आपको एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी कुछ चीज़ों में जाना पड़ सकता है, लेकिन मेनली आपको एनसीईआरटी ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए आपको पढ़ना है, बार बार उसे पढ़ना है। अगर हम बात करें तो पी ब्लॉक 73 क्वेश्चंस आए हैं इससे। हालांकि
पी ब्लॉक, ब्लॉक केमिस्ट्री की बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग बॉन्डिंग में भी पढ़ लेते हैं। तो पी ब्लॉक एक जबरदस्त टॉप स्कोरिंग में आया है, 73 क्वेश्चंस आपके पी ब्लॉक से आए हैं। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग से 70 क्वेश्चंस हैं। तो ये हैवी वेटेज टॉपिक आपका बन के आ रहा है, केमिकल बॉन्डिंग पी ब्लॉक। हालांकि पी ब्लॉक के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको बॉन्डिंग से ही डिस्कस हो जाते हैं, तो सोच लीजिए कि केमिकल बॉन्डिंग कितना एक जबरदस्त चैप्टर है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी 61 क्वेश्चंस आपका इनऑर्गेनिक में इसको देखने को आ रहा है। उसके बाद हम बात करें मेटालर्जी। अब मेटालर्जी में बहुत ज़्यादा इनपुट मेहनत लगाने की जरूरत नहीं है आपको, एनसीईआरटी से इसे तैयार कर लें। एडवांस और जेईई मेन दोनों में इधर क्वेश्चन देखने को आ रहा है कि एनसीईआरटी से डायरेक्टली पिकअप करके क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद हम डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक का भी वेटेज 2-3 सालों में बढ़ा है। पहले इसके क्वेश्चन कम आते थे, लेकिन टोटल क्वेश्चन 51 पूछे गए हैं अभी तक 2 सालों में, मतलब 48 सेट में 51। तो एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डी और एफ ब्लॉक से। उसके बाद हम बात करें एस ब्लॉक का, क्वेश्चन भी 42 टोटल पूछा गया है। तो ब्लॉक केमिस्ट्री आप एनसीईआरटी तैयार करें, उसको बार बार रिवाइज करें, आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम होंगे, आप एक अच्छा स्कोर ला पाइएगा। उसके बाद हम बात करें पीरियोडिक टेबल 38, और उसके बाद हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड बहुत 8-10 पेज एनसीईआरटी में रहता है, आप इसे आराम से रिवाइज कर सकते हैं। तो ये 29 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। उसके बाद क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जो कि आपके प्रैक्टिकल के सिलेबस में होता है। हालांकि जैसे क्वेश्चंस मैंने देख रहा था, आप सिंपल ब्लॉक केमिस्ट्री एनसीईआरटी तैयार करें तो क्वालिटेटिव एनालिसिस के भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके आराम से सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड से पूछे गए हैं, जो कि बेंजीन का जो भी डेरिवेटिव्स है उसे हम मेनली बेंजीन के डेरिवेटिव्स ही हमारे सिलेबस में एरोमेटिक कंपाउंड के रूप में जाना जाता है। तो एरोमेटिक कंपाउंड से टोटल 65 क्वेश्चंस आए हैं। उसके बाद हम बात करें बायोमोलिक्यूल्स, एक जबरदस्त चैप्टर उभर कर आया है पिछले कुछ दिनों में। टोटल क्वेश्चन 55 पूछे गए हैं, 1 से 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में होते हैं और डायरेक्टली एनसीईआरटी से आ रहे हैं इसके क्वेश्चन। तो बायोमोलिक्यूल्स के लिए आप एनसीईआरटी पूरे अच्छे से पढ़िए, उसके पीवाईक्यू के क्वेश्चंस लगा लीजिए, आपके डेफिनेटली एग्जाम में सही होंगे। तो ये सब कुछ हैवी वेटेज टॉपिक है जिस पे आपको फोकस करना पड़ेगा, रिवीजन प्लान में शामिल करने पड़ेंगे और बार बार मेहनत करना पड़ेगा ताकि जो स्कोर है वो क्या हो, बूस्ट हो। उसके बाद हम बात करें प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पीओसी। पीओसी के यहां मैंने 2 पार्ट शामिल किए हैं, एक प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक आपका स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन का पार्ट। उसमें से भी क्वेश्चन 53 आए हैं। तो अब जैसे कि किस तरह के इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो भाई प्यूरिफिकेशन, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th में आपका एनसीईआरटी बुक्स में ये मिल जाएगा। वहां पर प्यूरिफिकेशंस के बहुत सारे आपके मेथड्स दिए हुए हैं। उसके बाद स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन अलग अलग चैप्टर्स में भी है। अब जैसे ओजोनोलाइसिस से हम लोग सैचुरेशन का पता कर सकते हैं, बेयर रीजन से हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी तरह के टेस्ट होते हैं जिससे हम जो फंक्शनल ग्रुप है उसको पता कर सकते हैं, जिसको प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो उस तरह के क्वेश्चंस भी काफ़ी आजकल पूछे जा रहे हैं। 53 क्वेश्चंस है, मतलब कि 2 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आएगा। उसके बाद एल्डिहाइड एंड कीटोन से भी क्वेश्चन 47 टोटल पूछे गए 48 सेट में, तो एक क्वेश्चन हम इससे ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करें हाइड्रोकार्बन से 42 क्वेश्चंस हो गए। तो ये सब सारा जो ऑर्गेनिक, हालांकि हम लोग ऑर्गेनिक का बहुत लंबा सिलेबस है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपको जीओसी से शुरू करना है। हालांकि देखा गया है पिछले कुछ दिनों में कि जीओसी के क्वेश्चंस डायरेक्टली कम आ रहे हैं एग्जाम में, मतलब रिएक्शन बेस्ड आ रहे हैं। तो बिना जीओसी के तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो नहीं सकता है, तो इसीलिए जीओसी भी आप रिवाइज कीजिए और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस बनाइए और फिर उसको रिएक्शन में किस तरीके से यूज करते हैं इसको आप समझना होगा। तो मतलब कि बायोमोलिक्यूल्स एक बहुत आपका हैवी वेटेज टॉपिक है। और उसके बाद केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अब देखिए मात्र
एनसीईआरटी का क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से। 40 क्वेश्चन टोटल पूछे गए, मतलब एक क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली एनसीईआरटी से होते हैं। तो आप सरफेस केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर, ये कुछ ऐसे चैप्टर है जिसे आपको छोड़ना नहीं है। अक्सर बच्चे इसे मिस करते हैं। आप एनसीईआरटी से आराम से पढ़ें, उसके नोट्स बनाएं, उसको रिवीजन करें। इसके क्वेश्चंस आप 5-6 क्वेश्चन तक आपको जेईई मेन में देखने को मिल जाएंगे टोटल। उसके बाद इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की मैं अभी बात कर रहा था, इसके भी ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन पर सेट आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद अल्काइल हाइलाइड का क्वेश्चंस, इस तरीके से ये ऑर्गेनिक का हो गया। हालांकि जीओसी का थोड़ा डायरेक्टली क्वेश्चन अब कम आने लगे हैं। फिर अल्कोहल और इथर से 26 क्वेश्चन टोटल आए, मतलब इसका भी एक क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कुछ जो हैवी वेटेज टॉपिक है उसको ध्यान रखें, कुछ जो टॉपिक जिनका मैंने नाम लिया उनको कभी इग्नोर ना करें। आपका डेफिनेटली केमिस्ट्री में बहुत अच्छे आएंगे। और स्टीरियो केमिस्ट्री के भी डायरेक्टली क्वेश्चन इस बहुत कम देखने को मिले हैं, मात्र 18 मिले। हालांकि स्टीरियो, डायनेमिक स्टीरियो का जो यूज होता है रिएक्शन मैकेनिज्म में, तो उसके लिए आपको स्टीरियो भी करना पड़ेगा। तो आप प्रैक्टिस कीजिए और इन सारे चैप्टर्स को आप जरूर अपने रिवीजन प्लान में शामिल कीजिए, ताकि केमिस्ट्री का स्कोरिंग आपका बूस्ट हो। ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए, मेटालर्जी के लिए, इन्वायरमेंटल, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के लिए आप बार बार एनसीईआरटी को पढ़ें। उन्हीं से सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। थैंक यू।